दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम कोलाइडी विलयन के गुण पढ़ रहे थे और मैंने दोस्तों आपको कोलाइडी विलयन के 2 गुण पढ़ाए थे। एक गुण पढ़ाया था मैंने, आपको ध्यान होगा, ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति याद आ गया होगा। और कोलाइडी विलयन का मैंने आपको दूसरा गुण पढ़ाया था, टेंडल प्रभाव। तो लास्ट क्लास में हम इन दोनों गुणों पर चर्चा कर चुके थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं, कोलाइडी विलयन के और गुण पढ़ते हैं हम। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना। लाइक दबाने में जोर नहीं आएगा, बटन दबा देना, लाइक कर देना। तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम 2 गुण पढ़ चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं 3rd गुण की ओर। तीसरा गुण है कोलाइडी विलयन का रंग। और ढंग से समझे हर बात को। कोलाइडी विलयन का रंग, बात को सुनना और समझना, ठीक है। अब रंग की बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो कोलाइडी विलयन है वो सामान्यतः रंगीन, कलरफुल होते हैं। अब क्यों होते हैं इसको समझते हैं हम। मान लो ये तुम्हारा कोई कोलाइडी कण है। कोलाइडी कण मतलब कोलाइडी आकार का कण। कोलाइडी कण मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था का कण, ठीक है। अब इस पर ये प्रकाश आपतित हो रहा है। ये कौन सा प्रकाश है बेटा? हो आपतित प्रकाश। तो कोलाइडी कण पर प्रकाश आपतित हो रहा है। आपको पता ही है कोलाइडी कण जो होता है वो प्रकाश का, आपतित प्रकाश को सभी दिशाओं में क्या कर देगा? प्रकीर्णित कर देगा। आपतित प्रकाश को क्या कर देगा? ये प्रकीर्णित करेगा। तो ये तो आपतित हो गया, और ये जो बाहर की ओर जा रहा है ये प्रकीर्णित, मतलब कोलाइडी कण क्या करते हैं? प्रकाश को फैलाते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रकीर्णित प्रकाश। समझ लो मेरी बात को खूब ढंग से। अच्छा, कोलाइडी विलयन सामान्यतः रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, ये मैंने आपसे कहा। तो कोलाइडी विलयन का रंग जो है वो प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करेगा, आपतित प्रकाश की नहीं, प्रकीर्णित प्रकाश की। क्यों? क्योंकि कणों से टकरा करके ये प्रकाश निकल रहा है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर विलयन में ये प्रकाश फैल रहा है। कौन सा प्रकाश? प्रकीर्णित प्रकाश, कोलाइडी कणों से निकलता है टकरा करके। तो कोलाइडी विलयन का रंग जो है दोस्तों वो प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लाल रंग की है तो कोलाइडी विलयन लाल रंग का दिखेगा। प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले रंग की है तो कोलाइडी विलयन नीला दिखेगा, ठीक है। तो हमने 2 बात समझी, कोलाइडी विलयन सामान्यतः रंगीन होते हैं और कोलाइडी विलयन का रंग किस पर डिपेंड करता है? प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। क्लियर? अब तीसरी बात भी सुन लो। प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोलाइडी कण के आकार पर डिपेंड करती है। मतलब कोलाइडी कण का आकार अगर चेंज होगा तो प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदलेगी। जैसे 1 बिलियन है उसमें कोलाइडी कण छोटे हैं, और 1 बिलियन है जिसमें कोलाइडी कण बड़े हैं। एक जैसे कोलाइडी कण है, एक जैसे मतलब जैसे दोनों ही कोलाइडी कण है तो एक ही के, पर आकार में डिफरेंस है। तो दोनों स्थानों पर प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अलग अलग आएगी। मैं सिंपल भाषा में कहूं, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस पर डिपेंड करती है? कोलाइडी कणों के आकार पर। एक उदाहरण देता हूं आपको जिससे समझ में आए। 2 मेरे पास चांदी के कोलाइडी विलयन हैं, ठीक है। ये दोनों ही चांदी के कोलाइडी विलयन हैं, दोनों में ही चांदी के कोलाइडी कण हैं। एक में जो कोलाइडी कण हैं वो छोटे हैं, जिनका व्यास 6 × 10⁻⁻5 मिलीमीटर है, और दूसरा कोलाइडी विलयन है जिसमें जो एजी के कोलाइडी कण है उनका व्यास 9 × 10⁻5 मिलीमीटर है। अब देखो तुम समझो, दोनों ही चांदी के कोलाइडी विलयन हैं, दोनों में ही कोलाइडी कण चांदी के हैं, पर कोलाइडी कणों का आकार अलग अलग है, व्यास अलग अलग है। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोनों में अलग अलग आएगी, क्योंकि प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोलाइडी कणों के आकार पर डिपेंड करती है।
इसमें प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो पीले रंग की होती है, तो ये कोलाइडी विलयन पीले रंग का है। इसमें प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नारंगी रंग की होती है, तो ये कोलाइडी विलयन नारंगी रंग का होता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, मैंने दो ही बात कही। कोलाइडी विलयन का रंग किस पर डिपेंड करता है? प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस पर डिपेंड करती है? कोलाइडी कणों के आकार पर। तो आपके समझ में आ गया होगा, तो इस टॉपिक को अब हम लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं, आप लिखते हुए समय भी एक बार और समझें। हम लिख सकते हैं सामान्यतया कोलाइडी विलयन, सामान्यतया कोलाइडी विलयन बताओ दोस्तों कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। मैंने यही कहा सबसे पहले, सामान्यतया कोलाइडी विलयन रंगीन होते हैं। क्लियर? फिर दूसरी बात क्या कही? कोलाइडी विलयन का रंग किस पर डिपेंड करता है? कोलाइडी विलयन का रंग प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ये लिख सकते हैं, कोलाइडी विलयन का रंग, कोलाइडी विलयन का रंग आपतित नहीं, प्रकीर्णित, मतलब एक तरह से परावर्तित, समझ गए? प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लिख दी बात? अच्छा, फिर मैंने एक बात बताई, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है? कोलाइडी कणों के आकार पर। यह भी लिख देते हैं, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल ध्यान आ रहा होगा आपको। चांदी के 6×10⁻⁵ मिलीमीटर आकार के व्यास लिखूं आकार की जगह, व्यास के कणों वाले कोलाइडी विलयन का रंग कैसा बताया? पीला। कोलाइडी विलयन का रंग येलो, पीला होता है। क्लियर? चांदी के 6×10⁻⁵ मिलीमीटर व्यास के कणों वाले कोलाइडी विलयन का रंग पीला होता है, जबकि 9×10⁻⁵ आकार चेंज हो गया कणों का, मिलीमीटर व्यास के कणों वाले कोलाइडी विलयन का रंग नारंगी होता है। उल्टा समझ लो, दोनों चांदी के कोलाइड विलयन है, कोलाइड कणों का आकार बदला, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदली, और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदली, कोलाइड विलयन का रंग बदल गया। क्लियर टॉपिक है? क्लियर? पोज कर, नोट कर। अरे वीडियो को पोज करके लिख लो। कर लिया? अब आगे देखते हैं, अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, अगला गुण, गुण नंबर 4,
3 गुण पढ़ चुके हैं, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, कोलाइडी विलयन का रंग। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट गुण, कोलाइडी कणों पर आवेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का चांस। तो पहली बार लिखा मैंने ये लाइन, और इसकी ये खतरनाक लाइन है। पहली बार सुन रहे हो इसलिए ढंग से सुनो। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। क्या कहा, क्या कहा? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। बात हजम नहीं हो रही है, हजम करनी पड़ेगी। जैसे ये कोलाइडी विलयन है, ये इसमें परिक्षेपण माध्यम और ये परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, जिसे हम कोलाइडी कण कहते हैं, ये कोलाइडी कण है। तो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश होगा। पहली बार आई है ये बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। आवेश का कारण क्या है वो आगे बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो अभी तक तो ये याद रखो भाई कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। तो फिर तो कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के हो गए। आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कोलाइडी कणों पर आवेश होता है और आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? नहीं है क्लियर? क्लियर। तो आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के हो गए भाई। नंबर 1 हो गए धनावेशित कोलाइडी विलयन, और दूसरे हो गए ऋणावेशित। नंबर 2 हो गए ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। बात को सुन रहा है नया? सो गया? जग रहे? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। तो आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। मेरी बात को सुनो और समझो। अगर किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर धनावेश है प्लस आवेश है तो वो धनावेशित कोलाइडी विलयन होगा। और यदि किसी कोलाइडी विलयन में, भाई कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, अगर धनावेश है तो धनावेशित कोलाइडी विलयन, ऋणावेश है तो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। हम लिख सकते हैं इस कोलाइडी विलयन में, दिख रहा है धनावेशित, इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। क्लियर? अच्छा, और इसमें अरे समझ गए होंगे, इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। तो आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के हो गए, धनावेशित और ऋणावेशित। अब तुम्हें क्या याद रखना है? इनके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 या फर्स्ट, धनावेशित कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल। तो आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के हैं, दिख रहे हैं ना, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो धनावेशित के एग्जाम्पल सुनना ढंग से। जल योजित धातु ऑक्साइड, मैंने लिखा जल योजित धातु ऑक्साइड। ये क्या है? देखो,
धातु का ऑक्सीजन के साथ यौगिक धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड ही है। Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, Al2O3 एल्यूमिनियम का। अरे ये धातु ऑक्साइड है, धातु के ऑक्सीजन के साथ यौगिक। अच्छा, इनमें अगर मैं लिख दूं 5H2O 6H2 ऐसे लिख दूं तो ये क्या बन गए? अब जल योजित धातु ऑक्साइड, मतलब जल जुड़े हुए धातु ऑक्साइड। अब मेरी सुनो, जो जल योजित धातु ऑक्साइड जैसे अभी लिखे मैंने Fe2O3.XH2O, Al2O3.XH2O, X का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, है ना, पर ये जल योजित धातु ऑक्साइड है। इनके कोलाइडी विलयन, बात क्लियर कर लेना। तो जल योजित धातु ऑक्साइडों के कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं? धनावेशित, मतलब इन विलयनों में कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है। और एग्जाम्पल सेकंड, धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन। याद रखो, याद करने पड़ेंगे। धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन। धातु हाइड्रोक्साइड जानते हो क्या आप? पहले तो ये बताओ, बाद में लिखता हूं। धातु हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने लिखा FeOH का होल थ्राइस, तो ये धातु हाइड्रोक्साइड है। धातु का OH के संग यौगिक, अरे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस है के कोलाइडी विलयन। तो धातु हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडी विलयन होंगे दोस्तों, ये भी धनावेशित होंगे। तो याद रखो, जल योजित धातु ऑक्साइडों के कोलाइडी विलयन और धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन धनावेशित होते हैं। याद करने पड़ेंगे ये तो हमें। और तीसरा, थर्ड, क्षारीय रंजक। क्षारीय रंजक, रंजक जानते हो क्या? रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। वे पदार्थ जो वस्तुओं को रंग प्रदान करते हैं रंजक कहलाते हैं। क्षारीय प्रकृति का कोई रंजक है मैथिलीन ब्लू, ये नाम पहले भी सुना होगा आपने इसी चैप्टर में। क्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू, कौन सा? मैथिलीन ब्लू का कोलाइडी विलयन जो होता है, ये जो कोलाइडी विलयन बनाता है बेटा, ये भी धनावेशित कोलाइडी विलयन बनाता है। तो आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं धनावेशित कोलाइडी विलयनों के। याद हो गए होंगे, जल योजित धातु ऑक्साइडों के कोलाइडी विलयन, धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन और क्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू के कोलाइडी विलयन। अच्छा, अब आए इन पर, इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये कौन से हैं ऋणावेशित कोलाइडी विलयन? अगर तुम धनावेशित के एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, कर लिए ना धनावेशित के, इनके अलावा कछु भी आ जा, कचरा आ जा, कछु भी आ जा, सभी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। मेरा कहने का मतलब है, एग्जाम्पल फर्स्ट, धातु जैसे Ag, Au, Cu आदि के कोलाइडी विलयन, आदि के कोलाइडी विलयन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। धातु जैसे Ag, Au, Cu आदि के कोलाइडी विलयन, सब कैसे? ऋणावेशित। सेकंड, धातु सल्फाइडों के, धातु सल्फाइडों जैसे एक और लिख देता हूं, AS2O3 आर्सेनिक सल्फाइड, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, CDS कैडमियम सल्फाइड के कोलाइडी विलयन, शॉर्ट में लिख रहा हूं लास्ट में। तो धातु सल्फाइडों के कोलाइडी विलयन, अरे इनको छोड़ के सबन के। नंबर 3, गोंद स्टार्च जिलेटिन के, गोंद स्टार्च जिलेटिन के कोलाइडी विलयन।
गोंद स्टार जिलेटिन के, ठीक है। और देखो नंबर 4 अम्लीय रंजक। अम्लीय रंजक कौन कौन से हैं? अम्लीय रंजक कांगो रेड, कौन सा बोला मैंने? कांगो रेड, लाल रंग का है रेड। इयोसिन आदि के कोलाइडी विलयन। अम्लीय रंजक क्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू का कैसा होता है? धनावेशित। और अम्लीय रंजक कांगो रेड, इयोसिन आदि के कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। और देख लो नंबर 5 रक्त। रक्त भी एक कोलाइडी विलयन है। अपना शरीर में जो ब्लड है ये भी एक कोलाइडी विलयन है। इसमें भी कोलाइडी आकार के कण होते हैं। प्रोटीन होती है कई जो कोलाइडी आकार के कणों में होती है, जैसे ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये सब कोलाइडी आकार के कण होते हैं। रक्त ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। मिट्टी का जल में मिट्टी का कोलाइडी विलयन, डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ गए होंगे। मिट्टी पानी में घुली हुई है तो मिट्टी भी कोलाइडी विलयन बनाती है। और मिट्टी का कोलाइडी विलयन भी कैसा होता है? ऋणावेशित। सब कचरा इसमें है। धातु हाइड्रोक्साइड, धातु जलीयोजित धातु ऑक्साइड, जल धातु हाइड्रोक्साइड और क्षाररंजक मैथिलीन ब्लू के कोलाइडी विलयन तो होते हैं कैसे? धनावेशित। ऋणावेशित में धातुओं के, धातु सल्फाइडों के, अम्लीय रंजकों के, गोंद स्टार जिलेटिन के, रक्त मिट्टी आदि के, ठीक है। वैसे तो टॉपिक सरल है पर बेटा एग्जाम्पल याद करने पड़ रहे हैं, है ना। वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो। हाँ दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को अभी कंटिन्यू रखते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि दोस्तों कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, या तो धनावेश या ऋणावेश। पर आवेश कहाँ से आता है, आवेश का कारण क्या है, ये अभी तक पता नहीं है। तो अब वही देखते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों पर, यही टॉपिक है, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो चौथा गुण ही चल रहा है और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण। ठीक है। तो कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण, ये अपनी हेडिंग हो गई, कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण। तो कोलाइडी कणों पर दोस्तों आवेश का क्या कारण है? तो दो कारण माने गए हैं। पहला माना गया है यांत्रिक कारण। आवेश का पहला कारण हो गया यांत्रिक कारण। ये क्या कहता है? तुमने ब्राउनी गति पढ़ी थी। मैंने ब्राउनी गति में बताया था कि जो कोलाइडी कण हैं वो टक्कर करते हैं किससे? परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ, जिससे वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ये कोलाइडी कण है, ये परिक्षेपण माध्यम के कण हैं, इनसे असंतुलित टक्कर करते हैं। जब कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम के कण के साथ टक्कर करेगा तो बेटा जब भी दो चीज टकराती हैं तो घर्षण होता है। होता है नहीं होता? जब भी दो चीज टकराती हैं तो क्या होता है? घर्षण। और घर्षण फिजिक्स कहती है कि जब भी दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है तो उन पर आवेश आ जाता है। तो तुम आवेश का ये कारण तो ये समझ गए होंगे, ये यांत्रिक कारण है। आवेश का कारण है कि कोलाइडी कण घर्षण कर रहे हैं और घर्षण की वजह से कोलाइडी कणों पर क्या आता है? आवेश। तो हम लिख सकते हैं कोलाइडी कण किसके साथ? परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ, परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ घर्षण करते हैं। टक्कर करते हैं और टक्कर करेंगे तो घर्षण होगा। घर्षण करते हैं जिससे कोलाइडी कणों पर आवेश आ जाता है। जिससे कोलाइडी कणों पर आवेश आ जाता है। ये यांत्रिक कारण है।
क्लियर। तो ये कारण तो ये हो गया। और दूसरा जो सर्वाधिक मान्य कारण है वो ये रहा, जो अधिक मान्य कारण है वो है वर्णात्मक अधिशोषण। कोलाइडी कणों पर आवेश का दूसरा कारण है वर्णात्मक अधिशोषण। ठीक है। अब मान लो मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं कि वर्णात्मक अधिशोषण क्या है। इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। एक पात्र है, ये इसमें कोलाइडी कण है और ये परिक्षेपण माध्यम भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ढंग से सुनो। ये NaCl के कण है, मान लो ये कोलाइडी कण किसके हैं? NaCl के। तो इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे? Na+Cl-। NaCl का कण है तो Na+Cl-। ये कोलाइडी कण NaCl के हैं तो इसके अंदर Na+Cl-। अच्छा, बड़े रूप में दिखा देता हूं। इधर ये कोलाइडी कण है NaCl का तो इसके अंदर Na+ और Cl- आयन है। ठीक है। अच्छा, इधर और समझो। विलयन में मान लो Na+ आयन उपस्थित हैं और विलयन में मान लो Br- भी उपस्थित हैं। विलयन में ये आयन भी है Na+ और Br-। अब मुझे नू बताओ, कोलाइडी कण में Na+Cl- है, विलयन में Na+ Br- है, कौन सा आयन दोनों में है? हमने कहा Na+ आयन कोलाइडी कण में भी है और विलयन में भी है, तो ये आयन है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ वह होता है, मान वह होता है जो दूसरों दोनों में हो। मैंने कहा कोलाइडी कण और विलयन दोनों में कौन सा आयन उभयनिष्ठ है? लड़के ने कहा Na+, वो कोलाइडी कण में भी है और विलयन में भी है। तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं? इस उभयनिष्ठ आयन को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करते हैं। ये Na+ बहुत सारे होंगे, तो कोलाइडी कण क्या करते हैं? जो उभयनिष्ठ आयन होता है, मतलब जो खुद में भी है और जो विलयन में भी है, उस उभयनिष्ठ आयन को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करते हैं। पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर रहे हैं तो अधिशोषण हो गया। वर्णात्मक अधिशोषण क्यों कहा इसे मैंने इस घटना को? ये वर्णात्मक अधिशोषण हो रहा है क्योंकि यहां कोलाइडी कण चूज कर रहा है। उसके पास दो ऑप्शन थे, वो या तो Na+ आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करे क्योंकि ये भी विलयन में थे और Br- आयन भी विलयन में थे, पर कोलाइडी कणों ने उस आयन को ग्रहण किया जो उभयनिष्ठ है। मतलब कोलाइडी कण चूज कर रहा है कि किस आयन को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करना है। चूज करना, चयन करना वरण कहलाता है। तो यह है वर्णात्मक अधिशोषण, चयनात्मक अधिशोषण। यहां कोलाइडी कण चूज कर रहा है। किसको चूज करता है? जो आयन उभयनिष्ठ है, जो खुद में भी है और विलयन में भी। तो जब कोलाइडी कण ये काम करता है तो कोलाइडी कण पर आवेश आ गया। इस कोलाइडी कण पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश, Na+ आयन आ गई ना। तो कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण समझ में आया होगा, जो ज्यादा फेमस है। हम लिख सकते हैं इसको कैसे? कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण विलयन में उपस्थित उन आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर लेते हैं जो उभयनिष्ठ हों। सही है। तो हम लिख सकते हैं कोलाइडी विलयन में उपस्थित कौन से कण? कोलाइडी कण। समझो, हर चीज को रट्टू मत बने। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण उन आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर लेते हैं जो उभयनिष्ठ हों। उभयनिष्ठ मतलब खुद में भी हो, कोलाइडी कण में भी हो और विलयन में भी हो। जो उभयनिष्ठ हों, और यह घटना वर्णात्मक अधिशोषण कहलाती है। जो किसका कारण है? कोलाइडी कणों पर आवेश का। यह घटना
वर्णात्मक अधिशोषण कहलाती है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, पर उससे पहले वर्णात्मक अधिशोषण को मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, पर उससे पहले आवेश के 2 कारण आपको लिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, इन्हें नोट करो, फिर इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी वर्णात्मक अधिशोषण पर। वीडियो को फटाफट पॉज करके दोस्तों यहां तक नोट करो। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। मैंने कहा कि वर्णात्मक अधिशोषण को अब आपको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से। टॉपिक कंटिन्यू है और आज की वीडियो में हम इसे ही पढ़ेंगे मात्र। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल, जिनसे हम वर्णात्मक अधिशोषण को समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, सुनना और समझना, ढंग से देखना। देखो आपको ये रिएक्शन बताई थी, ध्यान करो। FeCl3 प्लस जल और बना था फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन। ध्यान आ रहा है क्या? संग में अम्ल HCl बना था। ये थी जल अपघटन संघनन विधि। जल अपघटन विधि से धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। पिछली जानकारी महत्वपूर्ण है, पीछे पढ़ोगे आगे आराम से समझ आएगा। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो क्या करते हैं, जल लेते हैं, जल में FeCl3 डालते जाते हैं ऊपर से। ये जल ले लिया H2O और इसमें FeCl3 ऊपर से डालते हैं, ठीक है, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनता है। मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड जल में आ रहा है, FeOH का होल थ्राइस बन रहा है, ये कोलाइडी कण इसमें बन रहे हैं, ये रिएक्शन चल रही है। जल में FeCl3 गिरा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण बन रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, उस विलयन में ये आयन भी होंगे, Fe+3 और Cl-। ये कहें भाई FeCl3 से FeOH का होल थ्राइस बना, अगला FeCl3 आया तो वो आते पहले तो टूटेगा Fe+3 और Cl- में, फिर ये बनाएंगे आगे FeOH का होल थ्राइस। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन है उसमें FeCl3 भी होता है, Fe+3 और Cl- आयन भी होते हैं। ढंग से सुन लो, ये दोनों आपस में क्रिया करके ये बना रहे हैं, पर आप इसको ऊपर से डाल रहे हो ना उस विलयन में, FeCl3 को लगातार डालते जा रहे हो तो ये तो टूटेगा Fe+3 और Cl- में। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनेगा उसमें Fe+3 और Cl- भी होंगे। तो ये कोलाइडी कण क्या करेंगे दोस्तों, Fe+3 और Cl- में से कौन सा आयन ओवेनिस्ट है? देखो FeOH का होल थ्राइस में भी Fe+3 आयन है और विलयन में भी Fe+3 आयन है, तो ये ओवेनिस्ट हो गया। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडी कण हैं वो Fe+3 आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करते हैं। तो मैं यही बात लिखना चाहता हूं, अगर तुम्हारे समझ में आई हो, बड़ी बुद्धिमानी की बात, हम लिख सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण, और वो कोलाइडी कण कौन से हैं, ये FeOH का होल थ्राइस। सही है, आगे लिख सकते हैं विलयन में उपस्थित, विलयन में तो Fe+3 भी है और Cl- भी है, पर विलयन में उपस्थित कौन से आयनों को, Fe+3 आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करते हैं। ये वर्णात्मक अधिशोषण हो रहा है, अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, बुद्धिमानी से समझे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड पर के कण हैं जो Fe+3 आयनों को ग्रहण कर लेंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, धनावेशित। मतलब जो कोलाइडी विलयन है वो कैसा बनेगा, धनावेशित। और आपसे कहा था धातु हाइड्रोक्साइड धनावेशित कोलाइडी विलयन के उदाहरण में
कि धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन धनावेशित होते हैं। वही तो धातु हाइड्रोक्साइड ही तो है ये। मैं इसको एक रिएक्शन से समझा देता हूं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन था जिसमें Fe+3 और Cl- आयन थे, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जिसमें FeCl3 डाला जा रहा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में लगातार हम FeCl3 डाल रहे हैं, तो इससे आने वाले कौन से आयनों को, इससे दो तरह के आयन आएंगे, Fe+3 और Cl-। ओवेनिस्ट कौन सा है, कोलाइडी कण में कौन सा है, Fe+3, यहां भी Fe+3, तो ओवेनिस्ट आयन को ग्रहण करेगा ये। विलयन में Fe+3 आयन उपस्थित है और वो खुद में भी है, तो Fe+3 आयन को ये अपनी पृष्ठ सतह पर क्या कर लेगा, ग्रहण। इस तरह से लिख दिया मैंने, या इसको ऐसे लिख दो ऑब्लिक लगा करके, FeOH का उल्ट्राइज ऑब्लिक Fe+3, तो भी सही है, सही है। और कौन बचेंगे विलयन में, Cl-। ये धनावेशित हो गए कोलाइडी कण। एग्जाम्पल सेकंड बिल्कुल ऐसा ही दे सकता हूं, ऐसा ही बिल्कुल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में होगा। भाई उसको तो ऐसे बनाएंगे, AlCl3 लेंगे प्लस जल, तो बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, बिल्कुल उसी तरह से समझो। तो वहां पर विलयन में भी Al+3 और Cl- आयन होंगे, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडी कण हैं वो कौन से आयनों को, ओवेनिस्ट, जो खुद में भी है और विलयन में भी है। AlCl3 के जलीय विलयन में Al+3 और Cl- भी होंगे ना, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण बन रहे हैं, ये Al+3 आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करेंगे। तो बिल्कुल डिटो यही एग्जाम्पल है, सेम टू सेम। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैं सॉल्ट में लिख रहा हूं, के कोलाइडी विलयन में उपस्थित, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में उपस्थित एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण विलयन में उपस्थित Al+3 आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करते हैं, आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करते हैं। तो वर्णात्मक अधिशोषण को खूब समझ लो, उदाहरण से समझा रहा हूं। कैसा कोलाइडी विलयन बनेगा, धनावेशित ही बनेगा। रिएक्शन के रूप में ऐसे कैसे लिख सकते हैं, AlOH का होल थ्राइस प्लस FeCl3, विलयन में Fe+3 और Cl- है, AlCl3, विलयन में Al+3 और Cl- है। तो ये FeOH का होल थ्राइस कौन से आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करेगा, जो विलयन में भी है और खुद में भी है, तो Al+3 आयनों को। तो हम ऐसे लिख दो, भले ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, जैसे ऊपर लिख रहा है, या ऐसे लिख दो। और विलयन में कौन शेष रह जाएंगे, Cl-। क्लियर, दोनों एग्जाम्पल डिटो हैं, पहले समझ में नहीं आया, दूसरे समझ लो, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल और भी शानदार देता हूं, Ki के आधिक्य वाले विलयन में, ढंग से समझना। एक विलयन है जिसमें Ki आधिक्य में है, ठीक है। ये लो भाई, ये विलयन है जिसमें Ki आधिक्य में है। Ki कौन सा आयन के रूप में होगा, K+ और I- लवण है। विलयन में AgNO3 मिलाने पर इस विलयन में क्या डाल दिया, AgNO3, तो देखो Agi बनेंगे। ये रिएक्शन पलेगी, आपको समझ जाओ। Ki के आधिक्य वाले विलयन में जब आप AgNO3 मिलाओगे तो Agi बनेगा ना, Agi का कोलाइडी विलयन बनेगा। उभय अपघटन है ये, उभय अपघटन संघनन विधि, Agi का कोलाइडी विलयन बनेगा। तो Ki के आधिक्य वाले विलयन में जब आप AgNO3 मिलाओगे तो Agi का कोलाइडी विलयन बनेगा। अच्छा, Ki का आधिक्य वाला विलयन है, Ki बहुत ज्यादा है, तो उस विलयन में K+ और I- होंगे, नहीं होंगे क्या। मान लो AgNO3 का आधिक्य होता तो विलयन में कौन सा आयन और होते भाई, Ki के आधिक्य वाले विलयन में AgNO3 मिलाया है, तो AgNO3 इससे Ki से क्रिया कर रहा है, पर पूरा Ki नष्ट थोड़ी होगा, क्योंकि Ki आधिक्य में है, तो विलयन में K+ और I- होंगे। तो ये जो कोलाइडी कण बनेंगे, इसका ही तो कोलाइडी विलयन बनेगा। विलयन में से कौन से आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करेगा, विलयन में K+ और I- हैं,
ओवेनिस्ट कौन से हैं जो खुद में भी हों और बिलियन में भी हों, तो ये I माइनस आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। बड़े ध्यान से समझ लेना कि I के आधिक्य वाले बिलियन में AgNO3 मिलाने पर यह पर निर्मित AgI के कण I माइनस आयनों को अधिशोषित करते हैं। तो कैसा कोलाइडी विलयन बनेगा बेटे? ऋणावेशित बनेगा। भाई AgI का कोलाइडी विलयन बन रहा है, विलयन में कौन से आयन है? K प्लस और I माइनस, तो ये I माइनस आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करेगा और विलयन में K प्लस रह जाएंगे। आधिक्य में तो KI था ना, सिंपल समझो ना, तो विलयन में K प्लस और I माइनस है। AgI का कोलाइडी विलयन बन रहा है तो I माइनस आयन ही तो ओवेनिस्ट हुए। अच्छा, अगर उल्टा कर देते तो सोच के देखो, मान लो मैं AgNO3 आधिक्य में लेता तो उस समय विलयन में Ag प्लस और NO3 माइनस आयन होते। रिएक्शन यही हो रही है KI और AgNO3। अगर मैं AgNO3 आधिक्य में लेता तो उस समय विलयन में Ag प्लस और NO3 माइनस आयन होते, तो ओवेनिस्ट आयन होते Ag प्लस। उस समय Ag प्लस आयनों का अधिशोषण होता और कोलाइडी विलयन बनता कैसा? धनावेशित। पर ये कैसा बन रहा है? ऋणावेशित। समझ लो भाई, KI आधिक्य में है, मान लो इसके 10 मोल और इसके 8 मोल AgNO3 के, तो 8 मोल तो खर्च हो जाएंगे पर 2 मोल तो रह जाएगा ना। भाई इसका 8 मोल इसके 8 मोल से क्रिया कर लेगा, पर ये 10 मोल लिया है तो इसके 2 मोल बचेंगे ना। 2 मोल बचेंगे, वो किसके रूप में होंगे? K प्लस और I माइनस के रूप में। जैसे ही AgI बनेगा तो विलयन में K प्लस और I माइनस है, तो ओवेनिस्ट आयन कौन से हैं? I माइनस, उनको ग्रहण कर लेगा। सीधे सा बात कह रहा हूँ, ये इतना सा समझा रहा हूँ, बुद्धि में नहीं घुस रही है भोंट के। क्यों भाई भोंट? ठीक है, पोज कर, नोट कर, आगे फिर पढ़ते हैं। कर लिया? तो उदाहरणों से भी मैंने आपको समझाया कि वर्णात्मक अधिशोषण क्या है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात और देखते हैं, चाहे गुण नंबर 4 ही चल रहा है और उसी पर कुछ इंपॉर्टेंट है आज का ये टॉपिक, कोलाइडी कणों पर आवेश। तो कुछ और बात देखते हैं और समझते हैं लास्ट में। ठीक है, जो मैं अब लाइन लिख रहा हूं इनको ढंग से समझना। कोलाइडी कणों पर वर्णात्मक अधिशोषण से, ढंग से देख लो, वर्णात्मक अधिशोषण से देख लो, इधर समझ लो। मान लो ये कोलाइडी कण है FeOH का होल थ्राइस, ढंग से देखना, ये कोलाइडी कण है। ठीक है, ये कोलाइडी कण है। तो जब ये वर्णात्मक अधिशोषण करता है तो तुम्हें ध्यान होगा, एग्जाम्पल नंबर 1, विलयन में 2 तरह के आयन थे, Fe+3 और Cl-। किन आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है? Fe+3। तो जो कोलाइडी कण है विलयन में उपस्थित ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ओवेनिस्ट आयनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर लेता है। तो कोलाइडी कणों पर वर्णात्मक अधिशोषण से एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। ठीक है, जिसे बोलेंगे प्राथमिक वैद्युत स्तर। ये क्या बन गई? प्राथमिक वैद्युत स्तर। प्राथमिक वैद्युत स्तर किसने बनाया? अधिशोषित आयनों ने। तो हम कह सकते हैं कोलाइडी कणों पर वर्णात्मक अधिशोषण से प्राथमिक वैद्युत स्तर का निर्माण होता है। मतलब वर्णात्मक अधिशोषण से कौन सा स्तर बन गया? प्राथमिक वैद्युत स्तर का निर्माण होता है। क्लियर? अच्छा, कोलाइडी कणों पर आवेश का निर्धारण इसी से करेंगे। मैं ये पूछता हूं तुमसे, चलो कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है? तो तुम कहोगे धनावेश। अरे धनायन अधिशोषित हुए है ना, आवेश का कारण वर्णात्मक अधिशोषण है। तो हम कह सकते हैं कोलाइडी कणों पर आवेश का निर्धारण, आवेश का निर्धारण
इसी स्तर से करते हैं, प्राथमिक वैद्युत स्तर से इसी स्तर से करते हैं। अच्छा, अगली बात, यह स्तर स्थिर होता है, स्थिर होता है, मतलब ये स्थिर वैद्युत स्तर है, मतलब इसके कण गति नहीं करेंगे, चिपक गए तो चिपक गए। इसमें जो धनायन है, ये इसमें जो कण हैं प्राथमिक वैद्युत स्तर के, ये गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते, तो प्राथमिक वैद्युत स्तर कैसा होता है? स्थिर। अब अगली बात सुनो, तुम्हें ध्यान होगा इस फेरिक हाइड्रोक्साइड वाले विलयन में Fe+3 तो थे, वो तो अधिशोषित हो गए, इस विलयन में Cl- और थे, तो इसके बाहर Cl- आयन आ जाएंगे। Fe+3 आयन है, ये धनायन है, और ये धनायन Cl- आयन विलयन में उपस्थित है, तो इनके साथ आकर्षण भी तो दर्शाएंगे। भाई आपको पता है धनायन किसके साथ आकर्षण दर्शाएगा? ऋणायन के साथ। तो एक स्तर और बन जाएगा, इसको बोलेंगे द्वितीयक वैद्युत स्तर। तो मैं कह सकता हूं प्राथमिक स्तर के ऊपर, सही है, प्राथमिक वैद्युत स्तर के ऊपर विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित समझ जाओ, कोलाइडी कणों पर धनावेश है, तो जो विपरीत आवेशित आयन है जो विलयन में प्रेजेंट हैं, कोलाइडी प्राथमिक वैद्युत स्तर के ऊपर, प्राथमिक वैद्युत स्तर के ऊपर विपरीत आवेशित आयन, अरे विलयन में Cl- भी थे, विपरीत आवेशित आयन कौन से स्तर का निर्माण करते हैं? द्वितीयक वैद्युत स्तर का निर्माण करते हैं, द्वितीयक वैद्युत स्तर का निर्माण करते हैं, जो गतिशील होता है। वो स्थिर था, बाद में ये गतिशील होता है, मतलब इसके आयन गति करते रहते हैं, हटते रहते हैं, दूसरे Cl- से आते हैं, 2 हट जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ऐसा चलता रहता है। अच्छा, फिजिक्स कहती है दो विपरीत आवेशित पदार्थ एक दूसरे को संपर्क कर रहे हों तो उनके संपर्क स्थल पर विभव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ भी यही हो रहा है, प्राथमिक वैद्युत स्तर धनावेशित है तो द्वितीयक वैद्युत स्तर कैसा होगा? ऋणावेशित। तो दो विपरीत आवेशित एक तरह से लेयर एक दूसरे के संपर्क में है, तो दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होगा? विभव, जिसे बोलेंगे जीटा विभव। याद रखना, दोनों स्तरों के मध्य एक विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों विपरीत आवेशित हैं और दोनों एक दूसरे को संपर्क में हैं, तो दोनों स्तरों के मध्य उसको कौन सा विभव बोलेंगे? जीटा विभव। जीटा विभव उत्पन्न होता है। क्लियर? तो दोनों के बीच में दोस्तों चीटा नहीं, जीटा विभव आ जाता है। क्लियर? तो ऐसा करो, पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, फिर आगे आपके बात करते हैं। मेरी तरफ मत देखो, लिख लो। लंबी तो नहीं हो गई वीडियो? हो गई? ठीक है, तो आप पॉज कर देंगे। कर लिया नोट? अब मेरी बात सुनो। तो आज हमने दो गुण पढ़े कोलाइडी विलयन के, एक कोलाइडी विलयन पर रंग, एक कोलाइडी विलयन पर आवेश। आवेश के आधार पर मैंने दो तरह कोलाइडी विलयन बनाए, धनावेशित और ऋणावेशित। कोलाइडी कणों पर आवेश के दो कारण बताए, यांत्रिक कारण और एक वर्णात्मक अधिशोषण। वर्णात्मक अधिशोषण को एग्जाम्पल से समझाया और लास्ट में ये समझाया आपको कि कोलाइडी कण पर दो स्तर बन जाते हैं, एक प्राथमिक जो वर्णात्मक अधिशोषण से बनता है और एक द्वितीयक जो विपरीत आवेशित आयनों से बनता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर स्थिर होता है, द्वितीयक स्तर गतिशील होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इतनी गर्मी को देख करके, मास्टर की कंडीशन को देख करके, मास्टर पर रहम दर्शाते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, संग संग नोट करो, संग संग पढ़ो। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, रेडी रहना, संग संग कर लेना। बड़ा चैप्टर है पर कठिन तो नहीं है यार, मेहनत मांगता है, कठिन तो नहीं है। कठिन है, कई होगा तो पसीने छूट रहे हैं मुझसे ज़्यादा, नोट्स बनाते समय भी मुझसे ज़्यादा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपसे कल मिलते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट।